Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. अंटार्कटिका, ठीक है, अपने सिंपल इकोसिस्टम की वजह से, मतलब अपने सामान्य जो उनका जीव विज्ञान है उसके वजह से, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी की कमी की वजह से, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जीव विविधता, जो बहुत विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं मीन्स बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी की कमी की वजह से अंटार्कटिका एक परफेक्ट प्लेस है ये जानने के लिए कि जो छोटी छोटी चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं हमारे पर्यावरण में, वो क्या कर सकते हैं, हमको एक बिग रिपरकशन दे सकते हैं, मतलब एक बड़ा परिणाम दे सकते हैं. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean food chain. अब here फाइटोप्लैंक्टन इज अ प्लांट, ठीक है. फाइटोप्लैंक्टन एक प्लांट होता है जो कि सीज के नीचे में होता है, जो कि मरीन प्लांट होता है बोल सकते हैं, जो समुद्री प्लांट होता है. फाइटोप्लैंक्टन एक बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन प्लांट होता है. उसके जो ग्रासेस होते हैं, जो घास होते हैं सीज में, वो नरिश करते हैं और वो पूरे साउदर्न ओशियन में, ठीक है, उस महाद्वीप में जो फूड चेन है, उनका जो खाद्य श्रृंखला है उसको बनाए रखने में सबसे जो जिनका मेन रहता है वो रहता है हमारे फाइटोप्लैंक्टन प्लांट का. ये क्या करते हैं, वहाँ के फूड चेन को पूरे तरीके से सरवाइव करने देता है. This single-celled plant use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important और process called photosynthesis. और ये जो प्लांट होते हैं वो सिंगल सेल प्लांट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो सन्स एनर्जी होती है मीन्स जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको ले करके एसिमिलेट मीन्स कंबाइन करते हैं कार्बन का और उसको सिंथेसाइज करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स जो हमारे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, जो प्राकृतिक होती हैं, उनको लेके वो सिंथेसाइज करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है प्रोसेस वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस का. आपने ऑलरेडी साइंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो रीड किया ही होगा. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. साइंटिस्ट लोग जो जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने हमको ये चेतावनी दी है कि अगर हमारे ओजोन लेयर में कोई भी डिप्लीशन मीन्स अगर कोई भी छेद होता है, कोई भी डैमेज होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर किस में पड़ेगा, तो हमारे प्लांट पे, फाइटोप्लैंक्टन प्लांट की गतिविधियों में बहुत ही हमको असर देखने को मिलेगा. Which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. जो कि अगर फाइटोप्लैंक्टन प्लांट पे अगर असर हो रहा है, उस पर कुछ भी अगर थोड़े से भी चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या इफ़ेक्ट करेगा, जितने भी मरीन एनिमल्स हैं मीन समुद्र में जितने भी रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लाइफ को पूरा इफेक्ट कर देगा. वो उस एरिया में, उस रीजन में, मतलब उस क्षेत्र में जितने भी बर्ड्स रहते हैं उनको भी इफ़ेक्ट करेगा. साथ ही साथ जितने भी ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसको भी वो इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा कि फाइटोप्लैंक्टन के वजह से उनका फूड चेन क्या होता है, चलता है. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. ठीक है, अगर हम फाइटोप्लैंक्टन के पैराबल को की बात करें तो एक देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफोर. ग्रेट मेटाफोर मीन्स सिमिलैरिटी, समानता. हमारे अस्तित्व में बहुत ही बड़ा समानता है और वो क्या है कि अगर हम छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसका ख्याल करते हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ें, बिग थिंग्स खुद अपने जगह में ठीक हो जाती है. मीन्स अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं वो खुद ब खुद ठीक होने लग जाएंगी. अब नेक्स्ट दिया है हमको वॉक ऑन द ओशियन. जब उन लोग महाद्वीप पे क्या कर रहे थे, चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो उसका कुछ इंसिडेंट्स दिशानी दोषी जी ने हमसे शेयर किया है. आइए रीड करते हैं हम. माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एफिनेसिस. मेरा जो अंटार्कटिका का अनुभव है वो बहुत सारे एफिनेसिस मीन्स उपसहार से भरा हुआ है. बट द बेस्ट ऑकर जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिका सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ. लेकिन जो सबसे बेस्ट था वो क्या था, अंटार्कटिक सर्कल के साउथ डायरेक्शन में, जिसका डिग्री था 65.55.
The Sukalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. अब जो उनका बोट था, मीन्स उनका जो शिप था शुकाल्स्की, अब वो मैनेज नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि एक वो मोटे से वाइट स्ट्रेच पे, ठीक है, वाइट स्ट्रेच पे, थिक वाइट स्ट्रेच पे वो फंस गया था। मीन्स वो बहुत ही मोटे परत का बर्फ़ था, किसके किसके बीच फंस गया था उनका शिप, पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड, इन दोनों के बीच में उनका शुकाल्स्की फंस गया था, जिससे उनको प्रिवेंट होने के लिए, बचने के लिए बाहर निकलना था, लेकिन वो उसके आगे कहीं जा नहीं पा रहे थे। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। अब उन लोग तो उनका जो शिप था शुकाल्स्की, वो तो उन आइलैंड के ठीक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, मतलब बर्फ़ की मोटी परत में उन लोग फंस चुके थे। तो उनके शिप के जो कैप्टन थे जियोफ ग्रीन, उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि यहाँ से वापस जाने से पहले, ठीक है, वापस जाने से पहले उनको क्या करना है, उन लोग नीचे उतरे और उनको इंस्ट्रक्शन दिया, उनको ये निर्देश दिया कि उन लोग क्या करें, एक गैंग प्लैंक। व्हाट इज़ गैंग प्लैंक? गैंग प्लैंक इज़ अ पीस ऑफ वुड, ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है। तो उन लोग गैंग प्लैंक पे चढ़ें और उसी की मदद से क्या करें, उन लोग ओशन पे जाएं, मीन्स ओशन पे जा कर के उन लोग वॉक करें। तब उनको रियलाइज़ होगा कि ओशन में लोग कैसे चल सकते हैं। So there we were, all 52 of us, kitted out in Gore-Tex and glares. अब जितने उनके स्टूडेंट्स थे, मतलब जितने उन लोग टोटल 52 स्टूडेंट्स थे, उन लोग वहाँ पे जाते हैं और उन लोग क्या वियर करते हैं, गॉर-टेक्स। गॉर-टेक्स क्या होता है, एक ब्रीथेबल वाटर प्रूफ फैब्रिक होता है, ठीक है, मीन्स एक ऐसा फैब्रिक होता है जो कि वाटर प्रूफ भी होता है और वो ब्रीथेबल होता है, मीन्स उससे हम लोग सांस ले सकते हैं। तो उन लोग गॉर-टेक्स वियर करते हैं, साथ ही साथ ग्लेयर्स। ग्लेयर्स इज़ अ सन ग्लासेस, तो ग्लेयर्स भी क्या करते हैं, उन लोग वियर करते हैं। वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटेंस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। उसके बाद इन सबको कीटेड आउट करके, पहन करके उन लोग क्या करते हैं, स्टार्क वाइटनेस, मतलब एक कठोर वाइटनेस जो कि आपका बर्फ़ का परत होता है, ठीक है। तो उस स्टार्क कठोर वाइटनेस पे उन लोग अब चलना स्टार्ट करते हैं और वो ऐसा लगता है मानो कि वो बहुत बहुत दूर तक फैला हुआ है, उन लोग चलते ही जाएंगे लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. अब वो बताते हैं कि जहाँ पे वो ओशन पे चल रहे थे ना, उसके 1 मीटर नीचे, ठीक है, वो 1 मीटर तक वो बहुत ठीक था, मोटा था, और उसके नीचे 180 मीटर नीचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते थे जो कि ब्रेथिंग रहते थे, मीन सांस लेने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वहाँ का पानी क्या था, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी था। इन द पेरीफेरी crab eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी मीन्स अराउंड द एरिया, आसपास का जितना भी एरिया होता है, जितना भी क्षेत्र होता है, दैट इज़ अ पेरीफेरी। तो आगे हमको तिशानी जोशी ये बता रही हैं कि वहाँ का जितना भी आसपास का जो एरिया था, वहाँ पे क्रैबिटर सील्स, क्रैबिटर सील्स इज़ द नेम ऑफ एनिमल्स, आपको प्रीवियसली मेंशन था, देख सकते हैं आप, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमल्स का पिक्चर आपको गिवन है, दैट इज़ अ क्रैबिटल सेल्स। तो इस तरीके के जो एनिमल्स रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, आइज़ में आते हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि उनको थोड़ा सा क्या मिलेगा, सूर्य की रोशनी मिल जाएगी, और उन लोग आइज़ में आके वहाँ पे लेटने लग जाते हैं और अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग करने लग जाते हैं। ओके, तो जो वो क्रैबिटर सील्स लोग रहते थे वो खुद को स्ट्रेचिंग कर रहे थे, सनिंग कर रहे थे, मतलब सूर्य की रोशनी ले रहे थे, और वहाँ का जो आइज़
मीन्स वहाँ पे जो आइस था, बर्फ़ था उसमें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और ये ऐसा लग रहा था मानो कि जो हमारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, मतलब जो हमारे स्ट्रीट के जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो बनियान के ट्री के नीचे, मीन्स बरगद के पेड़ के नीचे जैसे वो अपने आप को स्ट्रेचिंग करते हैं, मानो वो क्रैबिटर सील्स देखने में बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। मीन्स उन दोनों का जो हरकत था बिल्कुल एक जैसा था। It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. ठीक है, आगे तिशानी जोशी जी हमको ये भी कह रही है कि ये कोई भी रिवोल्यूशन की बात नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ इस दुनिया में, हर एक चीज़ वास्तव में आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो अंटार्कटिका गए तो उन्होंने जो उनका हैबिट था क्रैबिटर सील्स का, उसको कंपेयर कर लिया हमारे डॉग से। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecosphere. Later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. जो कि स्टार्टिंग में ही मेंशन था, हमने समझा था, एक बार और समझ लेते हैं कि तिशानी जोशी जी ने 9 टाइम जोन्स, मैंने प्रीवियसली आपको मेंशन किया था 9 टाइम जोन्स, चेक पॉइंट्स भी बताए थे मैंने, और 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर मतलब 3 बड़े बड़े ओशन, इन सबको क्रॉस करके, साथ ही साथ बहुत सारे इकोस्फीयर को क्रॉस करके वो अंटार्कटिका पे पहुंची थी। और उनके लिए जो वंडरिंग आश्चर्य था वो क्या था? बैलेंस इन प्ले ऑन अवर प्लैनेट, मीन्स हमारे प्लैनेट का बैलेंसिंग। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? How would it be? ये कैसा होगा अगर अंटार्कटिका वार्म प्लेस हो जाएगा, एक गर्म जगह हो जाएगा, तो अंटार्कटिका अगर गर्म जगह हो जाएगा तो वो कैसा होगा? क्या होगा? जितने भी आइस हैं वो क्या होने लगेंगे? मेल्ट होने लगेंगे, पिघल जाएंगे। Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? ठीक है, क्या हम उसको देखने के लिए बच पाएंगे, या फिर जैसे डायनासोर्स, मैमोथ्स और वूली राइनोस, इट्स द नेम ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो इनके जैसे क्या हम भी क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, या फिर हम उसको देखने के लिए जिंदा रह पाएंगे? Who's to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, लास्ट में तिशानी जोशी जी हमको ये बता रही है कि 2 हफ्ते तक वो टीनेजर्स के साथ, टीनेजर्स मीन्स द पर्सन विच कम्स अंडर द एज ऑफ 13 to 19, ऐसे लोग जिनकी उम्र 13 से लेकर के 19 साल तक की होती है, वो होते हैं हमारे टीनेजर्स। तो तिशानी जोशी जी हमको बताती है कि अपना 2 हफ्ता वो उन बंच ऑफ टीनेजर्स मतलब 52 स्टूडेंट्स के साथ जब उन्होंने स्पेंड किया, गुजारा, जो कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा आइडियलिज़म था, जोश था कि वो अपने वर्ल्ड को, इस दुनिया को सुरक्षित कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। All I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि मिलियन ईयर्स में इतने सारे चेंजेस आ गए, लेकिन फिर भी एक दिन में भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं कि अगर हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, मीन्स स्टूडेंट्स जो आप लोग हैं, तो इस चैप्टर में आप लोगों ने भी देखा, हमने अंटार्कटिका को बहुत ही क्लोजली विजिट किया कि अंटार्कटिका में क्या क्या पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अंटार्कटिका का था वो था हमारा मरीन लाइफ, मीन्स समुद्र के अंदर जो जीव लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जितने भी अर्थ के जो कार्बन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, कार्बन का जो अमाउंट है वो रिड्यूस होने लगता है। अगर वो मरीन लाइफ ही ना रहे तो हमारे अर्थ में क्या होंगे, कार्बन के अमाउंट क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप भी बहुत अवेयर रहेंगे अपनी ड्यूटी को लेके, क्योंकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन मीन्स आप लोग हैं, आप लोगों की ड्यूटी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए अब देखते हैं हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारे रीड एंड फाइंड आउट के सेक्शन से हैं, जो कि आपको पेज नंबर 19 में गिवन है। How do geological phenomena help us to know about the history of humankind? ठीक है, जियोलॉजिकल फेनोमिना हमको कैसे मदद करता है कि हम ह्यूमन काइंड का हिस्ट्री जान सकें। स्टडी ऑफ द जियोलॉजिकल फेनोमिना ब्रिंग्स टू आवर नॉलेज
हाउ द वुड मस्ट हैव बीन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, हाउ द वुड, इट्स द वर्ल्ड, ओके, हाउ द वर्ल्ड मस्ट हैव बीन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो मीन्स जो हमारा जियोलॉजिकल फिनोमिना का जो हमारा स्टडी है, हमारी जो पढ़ाई है, वो हमको ऐसा नॉलेज, ऐसा जानकारी हमको देता है जिससे हम लोग जान सके कि मिलियन साल पहले हमारा जो वर्ल्ड है, मीन्स हमारा जो अर्थ है, वो कैसा था। इन अंटार्कटिका कॉर्डिलेरन फोल्ड्स and pre-Cambrian granite seals helps to know that the climate there was much warmer in the past। अंटार्कटिका की बात करें तो हमने अंटार्कटिका में देखा कि हमारे पास्ट में, मीन्स अंटार्कटिका के पास्ट में जो कॉर्डिलेरन फोल्ड्स थे और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स थे। मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि ये दोनों क्या है, ग्रेनाइट सील्ड हैं, जिसमें इतने सारे जो चट्टान्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, सारे के सारे ग्रेनाइट के बने होते हैं, जिसके वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वार्म होता है, गर्म होता है। तो अंटार्कटिका में इन दोनों ग्रेनाइट सील्ड्स हमको ये बताने में मदद करते हैं कि जो वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ का वेदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था हमारे पास्ट में। द क्लाइमेट हॉस्टेड अ वास्ट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, और जो वहाँ का क्लाइमेट था वो विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फाउना मीन्स जीव और वनस्पतियों से भरा हुआ था। नो एग्जिस्टेंस ऑल्सो गिव हिंट ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड द कमिंग ऑफ द मैमल्स ऑन द ग्लोब। नो एक्सटिंक्शन मीन्स जितने भी जो पहले के जितने भी एनिमल्स थे, मीन्स डायनासोर्स, वो जब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त होते हैं, तो किनका एज स्टार्ट होता है, मैमल्स का एज स्टार्ट होता है इस ग्लोब में। बाय अंडरटेकिंग अ डिटेल स्टडी ऑफ द अंटार्कटिका वी कैन नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एज अ होल। जब हम लोग अंटार्कटिका का पूरा जो स्टडी है उसको डिटेल में ले लेते हैं तो हमको पता चलता है पूरे तरीके से मैनकाइंड का इतिहास। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, रीड एंड फाइंड आउट का ही है, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 20 में गिवन है। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड्स मीन्स हमारे लिए, हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य को लेकर के क्या क्या इंडिकेशन है, क्या क्या संकेत है हमारे लिए। इफ़ द पॉल्यूशन, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, इफ़ द पॉल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन द सेम वे एज इट इंक्रीजिंग टूडे, फ्यूचर kind is in danger. Humankind, it's not a future, correct it. Okay. अगर हमारा पॉल्यूशन जिस तरीके से आज बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही वो कल भी या फिर वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा तो जो ह्यूमन काइंड है वो क्या में है, डेंजर में, खतरे में है। Due to increasing pollution, carbon dioxide and other poisonous gases are depleting ozone layer. As a result, ultraviolet rays of the sun come to Earth. This leads to global warming. ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा पॉल्यूशन होगा तो उस पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे और पॉइजनस मीन्स जो हमारे लिए हार्मफुल है, जहरीले गैसेस क्या करेंगे, हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगे, हमारे ओजोन लेयर को वो डैमेज करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जिसके रिजल्ट से क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप हम बोल सकते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज है जो सन से हमारे अर्थ में आता है, अल्ट्रावायलेट रेज वो क्या करेगा, हमारे को नुकसान पहुँचाएगा और उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये सारा इंडिकेशन हमारे लिए है, मीन्स हमारे फ्यूचर के लिए, कि अगर हम पॉल्यूशन ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पॉल्यूशन करेंगे तो उसके वजह से हमको ही क्या होगा, नुकसान होगा। अब आते हैं हम रीडिंग विथ इनसाइट, जो कि आपके बुक में चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मीन्स चैप्टर्स के बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर का सेक्शन, वो है रीडिंग विथ इनसाइट। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, The world geological history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful to us? जो वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, ठीक है, मीन्स पूरे वर्ल्ड का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है, अंटार्कटिका में दबा हुआ है। और हाउ इज़ द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, और इस क्षेत्र का स्टडी, इस क्षेत्र के बारे में पढ़ने से हमारे लिए वो कैसे उपयोगी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। The study of Antarctica shows that India and Antarctica were part of a supercontinent named Gondwana. हमने जब अंटार्कटिका के बारे में स्टडी किया तो हमको वो ये बताता है कि जो इंडिया और अंटार्कटिका है वो क्या है, आपके सुपर कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है जिसका नेम था गोंडवाना।
दी सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्टेड 650 मिलियन ईयर्स एगो, और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो लगभग से 650 मिलियन साल पहले अस्तित्व में था। द क्लाइमेट ऑफ गोंडवाना वॉज मच वार्मर, और उस टाइम पे जो गोंडवाना का क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। इट फॉस्टर्ड अ वास्ट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, वहाँ बहुत विविध प्रकार के जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती थी। अबाउट 150 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर वॉज वाइप्ड आउट, और वहाँ लगभग से 50 मिलियन साल के बाद क्या हुए थे, 50 मिलियन साल के एगो मीन्स पहले जो भी डायनासोर्स थे वो वहाँ से वाइप्ड आउट हो गए थे, मीन्स चले गए थे, विलुप्त हो गए थे। दैन द एज ऑफ मैमल्स बिगेन, और उसके बाद मैमल्स मीन्स स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। द गोंडवाना लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इन टू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे। उसके बाद जो गोंडवाना था, गोंडवाना का लैंड मास किस में सेपरेट होने लगा, अलग अलग होने लगा कंट्रीज़ में, और जैसे कि आज हम ग्लोब को देखते हैं तो वो उसका आज हम शेप को देख सकते हैं। अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट वॉज क्रिएटेड, और जिससे क्या होता है कोल्ड सर्कमपोलर करंट, मैंने आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताया कि ये करंट बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट करंट है। इट मेड अंटार्कटिका रिजिड, जो कि अंटार्कटिका को रिजिड कर देता है। इट होल्ड्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ इट्स आइस, जो कि क्या करता है 500,000 ईयर ओल्ड, ठीक है, 500,000 ईयर पुराने जितने भी जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं जो कि उसके आइस के नीचे दबे हुए हैं उसको वो होल्ड करके रखता है। इट अनेबल अस टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड द प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्स, ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ हमको ये बताने के लिए भी मीन्स जो कॉर्डिलन फोल्ड्स हैं, जो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्स हैं, मैंने इसको आपको 2 बार एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके जो इम्पोर्टेंस है ये बताने के लिए जितने भी जो ओजोन है, हमारे ओजोन लेयर, जो कार्बन्स है, इवोल्यूशन मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, एक्सटेंशन मीन्स जो हमारा विलुप्त है, इन सबको इम्पोर्टेंस बताने के लिए भी वो हमको मदद करता है। हैंस we see that the world geological history is trapped in Antarctica। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड का जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, ठीक है, जितना भी इतिहास है वो अंटार्कटिका में ही दबा हुआ है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजंस फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेडिशन, ठीक है। जो जियोफ ग्रीन थे जिन्होंने स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, क्या कारण था कि उन्होंने हाई स्कूल स्टूडेंट को अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया, उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया, तो उसके क्या रीजंस थे ऑलरेडी हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़े हुए हैं। अब देखते हैं इसका आंसर हम। जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन एम्ड एट स्टडिंग अंटार्कटिका फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ एम्ड, यस। जो जियोफ ग्रीन थे उनका जो प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस का, उसका जो मेन एम था वो क्या था कि वो सारे बच्चों को क्या कर सके, अंटार्कटिका का जो जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वो समझा सके। इट ऑल्सो एम्ड एट डेवलपिंग अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द मदर अर्थ, और वो उनका और भी जो उद्देश्य था वो ये था कि वो क्या कर सके, अपने अर्थ को मीन्स हमारा जो मदर अर्थ है, अपने अर्थ के प्रति रिस्पेक्ट, उनका सम्मान, साथ ही साथ अपने अर्थ को विकास को लेकर कि इन सब का इम्पोर्टेंट वो बताना चाहते थे। सो ग्रीन इंक्लूडेड हाई स्कूल स्टूडेंट इन हिज एक्सपेडिशन, इसके वजह से ग्रीन ने क्या किया, हाई स्कूल के बच्चों को अपने इस अभियान में उन्होंने शामिल किया। ही प्रोवाइडेड दैम इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और उन्होंने क्या किया था, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर उनको प्रदान किया था। एज इन दैट पार्टिकुलर एज स्टूडेंट्स आर रेडी टू एब्जॉर्व, लर्न एंड एक्ट, क्योंकि वो बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे मीन्स आप लोग जिस एज में रहते हैं उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो पूरी तरीके से प्रिपेयर रहते हैं कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करे, अपने अंदर ले सके, उसको लर्न कर सके, समझ सके और ख़ास तौर पे एक्ट कर सके, मतलब उसमें कार्य कर सके।
The knowledge of the geological history of the earth can give them deep insight into the matter, so they can find ways to save the earth's ecological damage. ठीक है, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री का जितना भी नॉलेज रहता है, जितना भी जो जानकारी रहता है, ठीक है, अर्थ को लेकर के, वो क्या देता है, डीप इंसाइट इनटू द मैटर। उसके मैटर में डीप इंसाइट मतलब गहरा जो सोच रहता है वो सब देता है। तो जिस तरीके से क्या कर सकते हैं उन लोग, अर्थ का जो इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, अर्थ में जो जितने भी जो अर्थ को क्षति पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, तो उससे उन लोग क्या कर सके, अर्थ को, हमारे इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सके। तो ये सारी रीजंस थे कि जो जियोफ ग्रीन्स है उन्होंने अपने इस प्रोग्राम में हाई स्कूल के स्टूडेंट को क्या किया था, इंक्लूड किया था, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स मीन्स हमारे वो फ्यूचर जनरेशन है, तो वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। छोटी छोटी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। What is the relevance of this statement in the context of Antarctic environment? और ये जो हमको स्टेटमेंट मतलब ये जो वाक्य, ये जो मुहावरा, ये जो कहावत हमको कहा गया है, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट का एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट से क्या रिलेवेंस है। एंटार्क्टिक हैज़ अ सिंपल इकोसिस्टम। एंटार्क्टिका का जो इकोसिस्टम है वो क्या है, बहुत ही सामान्य सा है, सरल है। इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी, वहाँ बायोडाइवर्सिटी का लैक है, मीन्स जीव विविधता का क्या है, कमी है। इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ स्मॉल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बैड इफेक्ट इन द लॉन्ग रन। और ये एक बहुत ही परफेक्ट जगह है ये स्टडी करने के लिए, ये जानने के लिए कि हमारे पर्यावरण में जो छोटे छोटे बदलाव आते हैं उसका लंबे समय तक हमको कितना बुरा परिणाम मिल सकता है। Here we find very small sea grasses named phytoplankton। यहाँ हमने बहुत ही छोटे छोटे सी ग्रासेस के बारे में पढ़ा जिसका नेम है phytoplankton। These grasses sustain the entire southern ocean food chain। और ये जो ग्रासेस है मीन्स जो फाइटोप्लैंक्टन है वो पूरे साउदर्न ओशन के फूड चेन को क्या करती है, सस्टेन करती है, मीन्स उनके फूड चेन को बनाए रखती है। फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, thereby affecting the lives of the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle। अगर ओजोन लेयर में कुछ भी डिप्लेशन होता है, कुछ भी क्षति होता है या उसमें छेद होती है ओजोन लेयर में, तो वो क्या करेगी, फाइटोप्लैंक्टन की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी एक्टिविटी है उसको क्या कर देगी, वो नुकसान पहुंचा देगी। और अगर फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटी में नुकसान हो रहा है तो उसके साथ साथ जितने भी जो मरीन एनिमल्स हैं, जितने भी वहाँ के जो बर्ड्स हैं और उस क्षेत्र में जितना भी जो ग्लोबल कार्बन साइकिल्स हैं, वहाँ पे रहने वाले जितने भी मरीन एनिमल्स, इन सब के लाइफ में भी, इन सब के फूड चेन में भी क्या आएगा, इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलेगा। दिस शोज दैट टेकिंग केयर ऑफ द स्मॉल थिंग इज़ एसेंशियल टू अवॉइड मेजर डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। और यही हमको दर्शाता है कि हमको छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बड़े बड़े क्षति और नुकसान से बचने के लिए। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। वाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका ऐसा जगह क्यों है जिसमें हमको जाना चाहिए, और ये समझने के लिए मीन्स ये जानने के लिए हमारे अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका ऐसा जगह क्यों है। द ग्लोबल जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। ठीक है, हमारा जो ग्लोबल जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में ही दबा हुआ है। द रीजन बिलोंग टू द एंशिएंट जियोलॉजिकल एरा व्हेन ह्यूमन बीइंग्स डिडंट एग्जिस्ट। ओके, जो हमारे एंशिएंट जियोलॉजिकल एरा है मीन्स जो जियोलॉजिकल युग था उस टाइम पे जब ह्यूमन बीइंग्स लोग मीन्स जब मनुष्य लोग इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रखते थे। हियर वी कैन स्टडी द अर्थ पास्ट। हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने पृथ्वी के पास, पृथ्वी का भूत हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अबाउट 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड हियर। और हमारे इस पृथ्वी का लगभग से 90% जो बर्फ़ है वो कहाँ स्टोर होता है, यस हमारे अंटार्कटिका में होता है।
we find no human traces, no flora, only melting glaciers and falling ice caps due to the global warming। और हम वहाँ पे क्या पाते हैं, वहाँ पे कोई ह्यूमंस नहीं होते हैं, कोई भी फ्लोरा नहीं होता है, सिर्फ जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स मतलब हमारे ग्लेशियर जो मेल्ट हो जा रहे हैं, पिघल जा रहे हैं, और जितने भी हमारे जो आइस कैप्स है वो फॉल हो रहे हैं, मीन्स बर्फ़ के टुकड़े क्या कर रहे हैं, गिरने लग रहे हैं। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। Antarctica's caution man of the end of the world if the West Antarctica ice sheets melt entirely and the Gulf Stream ocean current is stopped। ठीक है, अंटार्कटिका का कॉशन जो कि हमारा क्या बताया जा रहा है, मैन ऑफ द एंड, मीन्स हमारी समाप्ति हो सकती है अगर जो वेस्ट अंटार्कटिका में जो आइस शीट्स है, मीन्स बर्फ़ की जो ढाल है वेस्ट अंटार्कटिका में, वो पूरी तरीके से अगर मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएंगी, और जो गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट है वो क्या हो जाएगा, अगर स्टॉप हो जाएगा तो हमारी समाप्ति हो जाएगी। यही बताना चाह रहा है इस आंसर में हमको। और इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि अंटार्कटिका में हमने जो विज़िट किया इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है, तो इस चैप्टर से हमको जो भी मैसेजेस मिलते हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए, आप भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए ये चैप्टर एक मैसेजफुल था। आई होप कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और आप लोगों की भी ड्यूटी है कि आप अपने अर्थ को लेके जो आपका ड्यूटी है कि हमको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, आई होप कि आप उसको फुलफ़िल ज़रूर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।